सपनों को हकीकत में बदलने का सबसे अच्छा तरीका है जागना और उन्हें पूरा करने के लिए कदम बढ़ाना। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। राष्ट्रपति भवन में नागरिक अलंकरण समारोह का पहला चरण। पद्म विभूषण से नवाजे गए वायलिन वादक एल सुब्रमण्यम और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विशेषज्ञ डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी। सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के पूर्व प्रमुख ओसामू सुजुकी और प्रख्यात मलयालम लेखक, फिल्म निर्देशक एमटी वासुदेवन नायर को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान। समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हुए शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत मंडपम में युग्म सम्मेलन में होंगे शामिल। सरकार, शिक्षा, उद्योग और नवाचार जगत के दिग्गज होंगे मौजूद। प्रधानमंत्री करेंगे सम्मेलन को संबोधित। भारत फ्रांस के बीच हुआ ऐतिहासिक 63,000 करोड़ का रक्षा समझौता। 26 राफेल मरीन विमान भारतीय नौसेना के बेड़े में होंगे शामिल। आईएनएस विक्रमादित्य और विक्रांत पर तैनात होंगे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान। भारत सरकार ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर लगाया प्रतिबंध। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर गलत सूचना फैलाने के लिए किया प्रतिबंधित। हमले पर बीबीसी की रिपोर्टिंग पर भी जताई आपत्ति। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारतीय मीडिया को जारी किए गए परामर्श के 2 दिन बाद उठाया गया कदम। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में निंदा प्रस्ताव पारित। हमले को जघन्य और कायरतापूर्ण कृत्य बताते हुए गहरा दुख व्यक्त। आतंकी घटना को बताया कश्मीरियत पर हमला। सदन ने केंद्र सरकार के कूटनीतिक उपायों का भी किया समर्थन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में युग्म सम्मेलन में भाग लेंगे। इस दौरान वे उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। युग्म, जिसका संस्कृत में अर्थ है संगम, अपनी तरह का पहला महत्वपूर्ण नीतिगत सम्मेलन है जिसमें सरकार, शैक्षणिक क्षेत्र, उद्योग जगत और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित दिग्गज शामिल होंगे। यह भारत के नवाचार क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए लगभग 1400 करोड़ रुपए के संयुक्त परियोजना के तहत आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बागवानी फाउंडेशन और सरकारी संस्थाओं का निवेश शामिल है। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर और नवाचार प्रधान भारत के विजन के अनुरूप इस कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत होगी। इसमें आईआईटी कानपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंट सिस्टम्स के लिए सुपर हब तथा आईआईटी बॉम्बे में बायो साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सुपर हब स्थापित किए जाएंगे। युग्म कॉन्क्लेव का उद्देश्य भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में बड़े स्तर पर निजी निवेश को आकर्षित करना, नई तकनीकों में अनुसंधान से व्यवसायीकरण की गति को तेज करना, अकादमिक, उद्योग और सरकार के बीच मजबूत साझेदारी बनाना, राष्ट्रीय पहल जैसे एएनआरएफ और एआईसीटीई नवाचार को बढ़ावा देना, संस्थानों में नवाचार की पहुंच को सभी के लिए सुलभ बनाना और विकसित भारत एक्ट 2047 के लक्ष्य की दिशा में नवाचार को एकजुट करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में पहले नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2025 के लिए 71 प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए। इनमें से 4 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 57 पद्मश्री प्रदान किए गए। डी नागेश्वर रेड्डी को चिकित्सा क्षेत्र में और डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म विभूषण प्रदान किया गया। एमटी वासुदेवन नायर और ओसामू सुजुकी को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वायलिन वादक एल सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण से सम्मानित होने वालों में नंदमुरी बालकृष्ण, शेखर कपूर, भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान श्रीजेश पियार शामिल हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया।
पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन, भारतीय स्टेट बैंक की पूर्व अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य शामिल हैं। कर्नाटक गायिका डॉक्टर के ओमनकुट्टी अम्मा को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पद्म पुरस्कारों से सम्मानित विभूतियों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में पद्म पुरस्कारों से सम्मानित होने वाले सभी विभूतियों को हार्दिक बधाई एवं अभिनंदन। विभिन्न क्षेत्रों में आपकी विशिष्ट एवं असाधारण उपलब्धियां समस्त देशवासियों को प्रेरित करती हैं। राजस्थान की प्रख्यात भजन और लोक मांड गायिका श्रीमती बेगम बतूल जी, मशहूर उर्दू शायर, आलोचक और साहित्य विद्वान श्री शीन काफ निजाम जी तथा आध्यात्म के क्षेत्र में श्री बैजनाथ महाराज जी ने पद्मश्री से सम्मानित होकर मरुधरा का मान बढ़ाया है। राष्ट्र एवं समाज हित में आपका समर्पण और अधिक बलवती हो, यही अभिलाषा है। भारत और फ्रांस ने राफेल मरीन विमान के ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। दोनों देशों के रक्षा मंत्री ने इस डील को हरी झंडी दिखा दी है। यह भारत की फ्रांस के साथ अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील है, जिसके अंतर्गत भारत फ्रांस से 26 राफेल मरीन विमान खरीदेगा। भारत और फ्रांस की सरकार के बीच सोमवार को राफेल डील पर हस्ताक्षर किया गया। राफेल से जुड़े समझौतों पर नई दिल्ली में साइन किया गया और फ्रांस के रक्षा मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत में शामिल हुए। नौसेना के लिए मरीन एम श्रेणी के राफेल लड़ाकू विमान खरीदे जा रहे हैं। भारत और फ्रांस की सरकारों के बीच हुए अंतर सरकारी समझौते के तहत 26 समुद्री राफेल जेट की खरीद पर करीब 63,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसमें 22 राफेल जेट सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर होंगे। भारत फ्रांस के बीच हुए इस रक्षा खरीद समझौते की शर्तों के अनुसार भारतीय नौसेना को राफेल नौसैनिक लड़ाकू विमानों की आपूर्ति 3 साल बाद यानी वर्ष 2028 से शुरू होगी और अगले 3 सालों में सभी विमानों की आपूर्ति की जाएगी। इस हिसाब से फ्रांस वर्ष 2030 तक नौसेना को सभी 26 लड़ाकू राफेल जेट की आपूर्ति कर देगा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच अहम बैठक हुई। यह बैठक प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री के बीच यह बैठक करीब 40 मिनट तक चली। 40 मिनट तक चली इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल भी मौजूद रहे। इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत सरकार के अगले कदम को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को सीडीएस अनिल चौहान के साथ मीटिंग की थी। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी से रक्षा मंत्रालय में भी मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख से सेना की तैयारी, पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद उठाए गए कदम और सीमाओं की स्थिति की जानकारी दी। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और कड़ा फैसला लेते हुए पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनलों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ झूठे, भड़काऊ, भ्रामक बयान और गलत सूचना प्रसारित करने के लिए यह फैसला लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने आधारहीन, झूठी तथा सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री प्रसारित करने के आरोप में मंत्रालय ने इन चैनलों पर कार्रवाई की है। वहीं सरकार ने विश्व के चर्चित न्यूज संस्थान बीबीसी की पहलगाम हमले के आतंकवादियों को उग्रवादी बताने की उसकी रिपोर्टिंग पर भी आपत्ति जताई है। साथ ही बीबीसी की कवरेज की मॉनिटरिंग करने का फैसला किया है। पाकिस्तानी चैनलों पर प्रतिबंध की गृह मंत्रालय की सिफारिश पर अमल करते हुए सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इन पर तत्काल प्रभाव से बैन लगा दिया है।
ब्लॉक किए गए चैनलों में पाकिस्तानी समाचार, चैनल डॉन, समा टीवी, ARY न्यूज, बोल न्यूज, रफ्तार जियो न्यूज और सुनो न्यूज शामिल है। साथ ही पत्रकारों जैसे कि इरशाद भट्टी, अस्मा शिराजी, उम्र चिमा और मुनीब फारूक के YouTube चैनल भी प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। इसके अलावा द पाकिस्तान रेफरेंस, समा स्पोर्ट्स, उजैर क्रिकेट और राजी नामा जैसे अन्य प्लेटफॉर्म भी इस सूची में शामिल हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए सोमवार को एक विशेष सत्र आयोजित किया है। सदन ने 2 मिनट का मौन रखकर पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने सरकार की ओर से एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें पर्यटकों पर हुए बर्बर और अमानवीय हमले पर गहरा सदमा और दुख व्यक्त किया। इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार के उन कदमों का भी समर्थन किया गया जो 23 अप्रैल को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक के बाद उठाए गए थे। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में इस हमले में मारे गए देश के विभिन्न राज्यों के 26 पीड़ितों के नाम लेकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि बच्चों ने अपने पिता को खून में लिपटा देखा। उन लोगों को मैंने बुलाया था, लेकिन सुरक्षित वापस घर नहीं भेज सका। सीएम अब्दुल्ला ने आगे कहा कि इस हमले से पूरा मुल्क चपेट में है। माफी मांगने के लिए मेरे पास शब्द नहीं। संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधक बैठक में भारत की उप स्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल ने पाकिस्तान को दुष्ट देश करार दिया। उन्होंने पाकिस्तान को वैश्विक आतंकवाद फैलाने और क्षेत्रीय अस्थिरता पैदा करने के लिए जिम्मेदार ठहराया और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के कबूलनामे का हवाला देते हुए चेतावनी दी कि अब इस खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। Thank you, Chair. I would like to begin by thanking the UN Office of Counterterrorism for convening this important meeting and to express India's appreciation to Spain and Iraq, the co-chairs of the Group of Friends of Victims of Terrorism, for their leadership in organizing this event. A special thanks to ASG, to DSG and USG involved in this process. Mr. Morankov, a special thanks to you. India deeply appreciates and values the strong, unequivocal support and solidarity extended by leaders and governments across the world in wake of the recent terrorist attack at Pahalgam, Union Territory of Jammu and Kashmir. This is a testimony to the international community's zero tolerance for terrorism. The Pahalgam terrorist attack represents the largest number of civilian casualties since the horrific 26/11 Mumbai attacks in 2008. Having been a victim of cross-border terrorism for decades, India fully understands the long-lasting impact such acts have on victims, their families, and society. As the UN Security Council in its statement has said, perpetrators, organizers, financiers, and sponsors of reprehensible acts of terrorism must be held accountable and brought to justice. Acts of terrorism are criminal and unjustifiable, regardless of their motivation, wherever, whenever, and by whomever committed. We reiterate that terrorism in all its forms must be condemned unequivocally. The establishment of the Victims of Terrorism Association is a significant step in this regard. It will create a structured, safe space for victims to be heard and supported. India believes that initiatives like Bhutan are essential to strengthening the global response to terrorism, ensuring that victims remain at the center of our collective efforts. पहलगाम की आतंकी घटना से देश भर में रोष है। कला के लिए काम करने वाली संस्था उड़ान के तत्वाधान में और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के निदेशक चितरंजन त्रिपाठी के नेतृत्व में दिल्ली के मंडी हाउस में कलाकारों ने पहलगाम की आतंकी घटना में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी और आतंकवाद के विरुद्ध कलाकारों की एकजुटता को प्रदर्शित किया। इस सभा में कलाकारों, कवियों, नाटककारों और युवाओं के साथ साथ आम लोगों ने एकत्रित होकर इस घटना पर अपनी पीड़ा और चिंता साझा की, जिसमें आतंकवादियों द्वारा निर्दोष हिंदुओं का नरसंहार किया गया। प्रसिद्ध कवि राजेश चेतन,
नाटककार और निदेशक NSD चित्तरंजन त्रिपाठी, नाटककार और राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता अवतार साहनी, अभिनेत्री रेखा गुप्ता, चित्रकार विजय वाहल, उड़ान के अध्यक्ष अनुपम भटनागर और संयोजिका श्रुति के साथ रंगकर्मी श्यामेंद्र सिंह ने इस बर्बर हत्या पर अपनी भावनाएं व्यक्त की। मंडी हाउस में 50 मीटर का एक कैनवास भी बिछाया गया, जहां कलाकारों और आम लोगों ने चित्रों, नारों और संदेशों के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त की और पहलगाम में अपनी जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पर दुश्मन की गोली ने ललकारा है, सीमा पर दुश्मन की गोली ने ललकारा है। क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। और क्या घटना हुई कि घाटी में आतंकी नागों ने फिर से फुफकारा है, पहलगाम में धर्म पूछकर निर्दोषों को मारा है। श्रद्धांजलियां देने कब तक यूं ही कैंडल मार्च करें, श्रद्धांजलियां देने कब तक यूं ही कैंडल मार्च करें। समय आ गया है अब हम सब मिलकर सैंडल मार्च करें, अब उत्तर देना ही होगा बड़ा करारा है। क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। और आज क्या स्थिति है मेरे मन की, सारे भारतीयों के मन की, कि भारत क्रोध में भरा हुआ है, गहन शोक में डूबा है। पूरा हुआ तो हुआ ही कैसे, उनका ये मंसूबा है। थोड़ी कमी हमारी भी है, हम चौकन्ने नहीं रहे, कहीं सुरक्षा में चूके हैं, जुड़कर पन्ने नहीं रहे। थोड़ी चूक में हुआ बड़ा नुकसान हमारा है। क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। लेकिन एक अपील करूंगी, और अब क्या होने वाला है, पूरा हमारा पड़ोसी मुल्क डरा हुआ है कि अब के आर पार होगा ना कोई भी माफी होगी। सिंह गर्जना ही चूहों के मरने को काफी होगी। और युद्ध करेंगे और नफरत की खाई को भी पाटेंगे, कुटिल इरादों वाले अब के सिर्फ धूल ही चाटेंगे। घर घर गूंजेगा, घर घर गूंजेगा भारत का जय जयकारा है। क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। काफिर हिंदू की हत्या को अपना धर्म बताते हैं, जेहादी नारों के दम पर द्वेष घृणा फैलाते हैं, जिनके फतवों के कारण ही धर्म आज शर्मिंदा है। मानवता का हत्यारा ये हाफिज अब तक जिंदा है। नापाक मदरसों में पढ़कर ये पाकिस्तानी आए हैं, जिनके कारण आज विश्व में काले बादल छाए हैं। आतंकी घटनाओं को तुम अगर धर्म से जोड़ोगे, मानवता से धर्म का नाता तुम बिल्कुल ही तोड़ोगे। उन लोगों की क्या कहिए जो घर को आग लगाते हैं, अन्न यहाँ का खाते हैं और गीत वहाँ के गाते हैं। अमन चैन हमने दुनिया का हरगिज नहीं मिटाना है, और अब दुनिया के नक्शे में से पाकिस्तान हटाना है। और बोलना चाहता हूँ, बेशर्मी और गद्दारी की जिसकी कपट कहानी है, बार बार मुंह की खाने की लगता उसने ठानी है। अमेरिका से घबराता है और चीन से डरता है, भारत की सीमा में आकर बिना मौत क्यों मरता है। पहलगांव की घटनाओं से दुनिया ये मुरझाई है। जाग उठा है सोया भारत लेकर के अंगड़ाई है। वीर हिंदू बेटों के लोहू का भारी कर्ज चुकाना है, और अब दुनिया के नक्शे में से पाकिस्तान हटाना है। भारत और ब्रिटेन ने सोमवार को दोनों देशों के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर लंदन पहुंचे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, अपनी पहली बैठक में मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स के साथ एक सार्थक बैठक की। इससे भारत ब्रिटेन आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की हमारी प्रतिबद्धता को बल मिला। एफटीए पर बातचीत अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है और दोनों पक्ष बाकी बचे मुद्दों को हल करने के लिए काम कर रहे हैं। द्विपक्षीय निवेश संधि पर चर्चा करने के लिए हाल ही में ब्रिटेन का एक दल भारत आया था।
देश के अन्य राज्यों की तरह अब राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगों को अपने घर के 70 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों के इलाज की कोई चिंता नहीं करनी होगी। केंद्र सरकार द्वारा गत वर्ष घोषित आयुष्मान वय वंदना योजना दिल्ली में भी लागू हो गई है। अब दिल्ली में रहने वाले 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों का मुफ्त इलाज करने के लिए इस योजना के तहत प्राप्त हेल्थ कार्ड से किसी भी अस्पताल में मुफ्त इलाज करा सकेंगे। सोमवार को दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री व सांसदों की उपस्थिति में आयुष्मान वय वंदना योजना की शुरुआत की गई और कुछ बुजुर्गों को हेल्थ कार्ड भी जारी किए गए। इस योजना के तहत 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के हर बुजुर्ग को 10 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा प्राप्त होगी। इसके लिए आय और आर्थिक वर्ग की कोई बाध्यता नहीं है। आयुष्मान वय वंदना योजना का पहला कार्ड लाभार्थी राम सिंह नेगी को दिया गया। राम सिंह नेगी दिल्ली के सैनिक एनक्लेव के निवासी हैं। आज दिल्ली के लिए ये बहुत खुशी का अवसर है कि हम ऐसे सभी माँ बाप जो हमारे दिल्ली के हैं उनको एक सम्मान, एक न्याय और एक सुविधा दे पा रहे हैं इस वय वंदन योजना के माध्यम से। और इस योजना की खूबसूरती जो है, इस योजना की खूबसूरती ये है कि इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। अमीर हो, गरीब हो, कोई भी इनकम का सोर्स है या नहीं है, किसी भी जाति धर्म के हैं, महिला पुरुष, हर एक व्यक्ति जो 70 साल से ऊपर की उम्र का है उसको इसका लाभ मिलेगा। ये इस योजना की खूबसूरती है। इसीलिए आपने देखा जब हमने कार्ड बांटे तो एक रेडी चलाने वाला बुजुर्ग भी आया और एक बैंक से रिटायर्ड व्यक्ति भी आया। हर वर्ग के लोग, चाहे वो BMW गाड़ी से भी नीचे उतरे और चाहे अपनी साइकिल से चलता चला जा रहा वो मुसाफिर भी है। केवल 2 चीजें चाहिए, एक आप दिल्ली के निवासी हो और दूसरा आपके पास आधार कार्ड हो। केवल 2 चीजें और कुछ नहीं चाहिए। और आपका रजिस्ट्रेशन आज से दिल्ली में शुरू हो गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने रविवार को तमिलनाडु के कोयम्बटूर स्थित तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय में विकसित भारत के लिए कृषि, शिक्षा, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना विषय पर आयोजित समारोह की अध्यक्षता की और कार्यक्रम को संबोधित भी किया। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इस कार्यक्रम की कुछ खास तस्वीरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार। One of the proudest sons of Bharat happens to be your alumnus. I am referring to Bharat Ratna Mankombu Sambhavishan Swaminathan. Nationally and globally known as Dr. M.S. Swaminathan. He is having a rare distinction of being recipient of all the 4 civilian awards, including the highest one. Dr. Swaminathan received Padam Shri, Padam Bhushan, Padam Vibhushan, and then rightly became Bharat Ratna. Bharat is world's oldest civilization.
a peace-loving nation where inclusivity and freedom of expression and thought are our legacy. Traverse history for thousands of years, and you will find in our civilization inclusivity and freedom of expression thrived and blossomed and were respected. In present times, the quotient and gradient of expression and inclusivity is comparatively the highest in the world. Look around. There is no other country like Bharat which can demonstrate inclusivity and freedom of expression. But we as citizens of this great nation, the largest democracy, the oldest democracy, the most vibrant democracy, need to be extremely watchful, mindful and cognizant that freedom of expression and inclusivity must turn out to be our national assets. And they should be. India, our Bharat, has always been land of agriculture. Its heart pulsates in villages. It is lifeline of employment and economy. It is spinal strength of the nation in every sense of the term. And let me remember in this sacred land, the role of the farmer was taken to a high level by great poet Saint Tiruvalluvar, commonly known as Valluvar. And this great poet, this great saint, praised the farmers and said, farmers are the cornerstone of humanity and agriculture as foremost craft. He was right. He should be our beacon for enlightenment. That farmer is Annadata, farmer is our Bhagya Vidhata.